हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है ना, SJVNL के PYQs पढ़ रहे थे यहाँ पे। तो ये SJVNL PYQs पार्ट 2 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये अभी हमने जो रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कुछ दिनों पहले सॉल्व किए थे, उसमें भी आप लोगों को सेम क्वेश्चन कराया हुआ भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर ब्रॉड गॉज इन इंडियन कंडीशन। तो आप सभी को सुपर एलिवेशन या कैंट पता होगा। तो उसमें ब्रॉड गॉज के लिए जो फॉर्मूला रहता है पर्टिकुलरली वो क्या रहता है? वो रहता है GV² अपॉन E इज इक्वल टू GV² अपॉन 127R। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा। हेयर G इज द गॉज डिस्टेंस, V इज द वेलोसिटी एंड R इज द रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है ना। अब अगेन फॉर ब्रॉड गॉज केस जो G की वैल्यू होती है, ब्रॉड गॉज के लिए जो G की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1.676 मीटर। ठीक है ना। गॉज डिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया था, जो दो रेल ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको गॉज डिस्टेंस बोला जाता है। अगर ये एक रेल है आपकी और ये जो दूसरी रेल है, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसी को गॉज डिस्टेंस के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ब्रॉड गॉज के केस में पर्टिकुलरली ये कितना होता है? 1.676 होता है। मीटर गॉज के केस में इट इज़ 1 मीटर एंड इन केस ऑफ पर्टिकुलरली और नैरो गॉज ये 0.732 मीटर के अराउंड रहता है। ठीक है ना। और अगर स्टैंडर्ड गॉज होगा तो 1.435 के अराउंड मीटर के अराउंड ये वैल्यू रहती है। तो अब आपको पता चल गया G की वैल्यू 1.676 है। अब मोस्ट ऑफ द जो बच्चे होते हैं ना, वो इसका जो आंसर लिख के आते हैं वो 1/27 करते हैं, जो वैल्यू आती है वो टिक करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको G की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, विच इज़ 1.676 मीटर्स। ठीक है ना। कितना? 1.676 डिवाइडेड बाय अगैन 127 V² अपॉन R। ठीक है, मैंने इसी फॉर्मूले में G की वैल्यू पुट कर ली। तो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू, इट विल कम अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 013 के अराउंड आएगा। मैं भी चेक करती हूँ, आप भी चेक करिए कितना आ रहा है। देखिए 1.676 डिवाइडेड बाय 127, तो 0.1319 के अराउंड ये वैल्यू आ रही है आपकी। अगैन इट इज़ इन मीटर्स। सो अगर आप देखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई वैल्यू है, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ, मतलब इफ़ आई चेंज इट इनटू सेंटीमीटर्स, ठीक है ना, तो इट विल बी 1.31 राइट और 1.32। ओके, तो आई विल टेक दिस वैल्यू और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू निकल कर आ गई इज 1.31 V² अपॉन R। ये वैल्यू निकल कर आ गई कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। ये दिस इज़ द वैल्यू। ये मैंने आपको पहले भी किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है एज फार एज आई रिमेंबर। तो इस पर्टिकुलर उस इक्वेशन के आधार पर ये हमारा जो आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है? 1.31 V² अपॉन R के अराउंड ही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। सो देखिए ऑप्शन C इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज। देखिए ऑटोमेटिक रेन गॉज ऐसे रेन गॉज होते हैं जो पर्टिकुलर जो भी रेनफॉल हो रहा है कितना सेंटीमीटर को हो रहा है वो ऑटोमेटिकली मेजर करते हैं, लेकिन नॉन ऑटोमेटिक वो मतलब डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते, ऑटोमेटिकली मेजर नहीं कर पाते, उनको नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज कहा जाता है। तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से आपने वो रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग के उसमें पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका नॉन ऑटोमेटिक रेन गॉज है वो कौन सा है? आपको पता होगा जो आपका साइमंस रेन गॉज होता है, ये बेसिक कैटेगरी का रेन गॉज होता है विच इज़ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, बाकी सब रिकॉर्डिंग टाइप के रहते हैं। साइमन रेन गॉज इज नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज, यहाँ पे नॉन ऑटोमेटिक के नाम से लिखा हुआ है ऑल्दो। सो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, साइमंस रेन गॉज। ठीक है, ये नॉन ऑटोमेटिक कैटेगरी का है, जबकि ये भी रिकॉर्डिंग रेन गॉजेज होते हैं, ये भी रिकॉर्डिंग है, ये भी रिकॉर्डिंग। बात करें अगर टिपिंग बकेट की, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिली रीजन्स में कौन सा आपका जो रेन गॉज है वो लगाया जाता है। तो टिपिंग बकेट इज़ बेसिकली यूज फॉर द हिली रीजन्स, जो आपके हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे हम लोग टिपिंग बकेट रेन गॉज प्रेफर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्वाड्रेंटल बेयरिंग। क्वाड्रेंटल बेयरिंग आप लोगों को पता होगा, इस पर्टिकुलर बेयरिंग में नॉर्थ और साउथ से ही आप डायरेक्शंस देख पाते हैं, ओवरऑल होल एंगल नहीं लेते हैं हम लोग इसमें। तो इन द पहला ऑप्शन है इसमें, इन दिस सिस्टम द बेयरिंग ऑफ द लाइन इज मेजर्ड ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ विच एवर इज नियर। हाँ बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिड्यूस बेयरिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर दी राइट स्टेटमेंट्स। ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की अगर आप बात करेंगे, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट में आपके जैसे कहते हैं H2SO4 भी आपका प्राइमरी होता है,
NOx मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी आपकी जिसे कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इवन फॉर्मल्डिहाइड भी आपका क्या होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में अगर हम देखें तो O3, पैन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के जो कंपाउंड्स होते हैं ये सारे आपके किस में हैं, ये आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आपके कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर देखिए नेक्स्ट इज स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए जब स्ट्रेस की वजह से जो आपकी स्ट्रेन मतलब बेसिकली फोर्स की वजह से जो आपका स्ट्रेन एनर्जी आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P²L/2AE। क्या होता है, P²L/2AE। ये आपका स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला रहता है। ठीक है ना, अगेन ये टॉर्जन के केस में हो जाता तो T²L/2GJ, और अगर ये है अगेन आपका मोमेंट के केस में हो जाता तो आपका हो जाता M²L/2EI। इस तरीके से ये पर्टिकुलर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले वेरी कर जाते हैं। यहाँ पे उसने डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से पूछा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P²L/2AE। तो ये ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रीम फ्लो। देखिए डायरेक्ट डिटर्मिनेशन होती है जब आप स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो एरिया वेलोसिटी मेथड, पहला ही जो मेथड लिखा है एरिया वेलोसिटी मेथड, ये आपका डायरेक्ट मेथड होता है। डाइल्यूशन टेक्निक्स भी आपकी डायरेक्ट मेथड के अंडर कंसिडर किया जाता है। अल्ट्रासोनिक मेथड भी आपका डायरेक्ट मेथड होता है। जबकि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड की बात करें, इन डायरेक्ट मेथड की अगर आप बात करें तो स्लोप एरिया मेथड इज द स्लोप एरिया मेथड जो होता है आपका वो आपका इनडायरेक्ट मेथड में कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा डिस्चार्ज मेजरिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो भी यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड में ही कंसिडर किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ द डायरेक्ट मेथड्स। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक मेथड, डाइल्यूशन मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड, ये सारे डायरेक्ट मेथड्स में कंसिडर किए जाते हैं। डायरेक्ट में आपके दो ही होते हैं। अभी आपने वॉश लाइन्स के बारे में पढ़ा होगा कि वॉश लाइन्स कौन से पर्टिकुलर मेथड के अंदर देखी जाती हैं, तो स्लोप एरिया मेथड के अंदर ही देखी जाती हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव खींच सकता है यहाँ से। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज द आंसर। ठीक है ना, इनडायरेक्ट पूछा है उसने तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज टेंडर डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। देखिए जो टेंडर डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या होता है ये पूछ रहा है। टेंडर डॉक्यूमेंट में आपके शेड्यूल ऑफ आइटम ऑफ वर्क्स भी होते हैं और साथ ही साथ लोकेशन ऑफ वर्क तो लिखा ही होगा उसमें, तो दोनों ही यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द स्पेसिफिक एनर्जी of flowing water through a rectangular channel of width 7 meter when the discharge is 20 meter cube per second and the depth of water is 4 meter। स्पेसिफिक एनर्जी पूछी है उसने फ्लोइंग वाटर की एक रेक्टेंगुलर चैनल से जिसका कि जो विड्थ दे रखा है, मतलब बी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 7 मीटर, डिस्चार्ज दे रखा है आपको 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड का और डेप्थ दे रखी है आपको 4 मीटर की। ठीक है ना, अब अगेन यहाँ पे देखिएगा आपने स्पेसिफिक एनर्जी का एक फॉर्मूला देखा होगा विच इज़ H+V²/2G। हमने अपनी लास्ट क्लास में ही देखा था, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको V की वैल्यू नहीं पता है ना। यहाँ पे H की वैल्यू पता है, G तो नोन रहता ही है हम लोगों को, V की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो V की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्चार्ज दे रखा है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम एरिया कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे विड्थ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7 मीटर और आपकी डेप्थ दे रखी है 4 मीटर। तो क्या यहाँ से एरिया नहीं निकल सकता, क्या मैं एरिया B इंटू एच करके नहीं निकाल सकती। तो कितना हो जाएगा, 28 मीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे एरिया आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, डिस्चार्ज इज गिवन एज 20 डिवाइडेड बाय 28। तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी वेलोसिटी की यहाँ पर आ जाएगी। आप भी कैलकुलेट करिए, मैं भी कैलकुलेट करती हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये आ रही है आपकी 0.714 के आसपास आ रही है, 0.714 आपकी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यहाँ पर आ रही है। अब अगेन वैल्यू निकालिए, आप भी निकालिए और मैं भी निकालती हूँ। ये जो वैल्यू आ रही है मेरी आ रही है 4.0259 आ रही है। आप लोगों की पता नहीं क्या आ रही होगी। मैं जिसने अगर ये चीज़ नहीं देखी है नोटेशंस वगैरह, मतलब इसके वैल्यूज़ क्या हैं, मैं उसके लिए लिख देती हूँ। इज इक्वल टू 4 +
0.714 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81। मैंने सिर्फ वैल्यूज़ पुट किए हैं यहाँ पे, फॉर्मूला मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया था, जस्ट पुट द वैल्यूज़ एंड गेट द आंसर, वो वाला सीन है यहाँ पे, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर स्ट्रेच की जो वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करके आ रहा है मेरा 0.0259 समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। और जब आप इसको अगेन प्लस करोगे 4 प्लस 0.0259 तो ये जो वैल्यू आएगी 4.026 के अराउंड मैं इसको लिख सकती हूँ इन मीटर्स। सो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन ए जा रहा है मेरा एज एन आंसर, तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ए ही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कंप्रेशन मेंबर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ द एंड्स, effectively held in position at both the ends but not restrained against rotation, मतलब रोटेशन के अगेंस्ट मतलब वो नहीं है, रेस्ट्रेन नहीं है, तो मतलब फिक्स सपोर्ट तो नहीं है दोनों साइड, ठीक है ना, लेकिन क्या है वो अपनी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे हिंज सपोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट नॉट रेस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन। देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर। हिंज के केस में अगर दोनों साइड हिंज होती हैं तो इस केस में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है क्या वो एल के बराबर नहीं होती है, ठीक है ना, एल के बराबर ही होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1L ही हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर देखिए फिक्स सपोर्ट होता, इन केस फिक्स सपोर्ट इज़ देयर, उस केस में वैल्यू हो जाती है L/2। फिक्स सपोर्ट के केस में क्या हो जाती है L/2 हो जाती है आपकी। अगर मान लीजिए यहाँ ये फिक्स सपोर्ट है और नीचे मैंने लगा दिया ये एक हिंज, तो L/√2, दोनों हिंज हो गए तो L हो जाएगी। और वहीं अगर एक साइड फिक्स है और दूसरा एंड मैंने फ्री कर दिया तो लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द लेंथ, मतलब ट्वाइस लेंथ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक कोडल प्रोविजंस में भी पढ़ाया जाता है RCC स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज इन द मैक्सिमम फ्लड लेवल अपस्ट्रीम ऑफ द वेयर कॉज्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर अक्रॉस द रिवर इज। देखो वो क्या बोल रहा है, जब राइज हो जाता है मैक्सिमम फ्लड लेवल में अपस्ट्रीम साइड में, ठीक है ना, विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर अक्रॉस द रिवर, उसको क्या बोला जाता है। बेटा जब ऐसे पानी का राइज होता है ना, मान लो तुम ना एक काम करना, कभी किसी नदी में अगर नहाने जाओ, जैसे गंगा जी में हम लोग नहाने जाते हैं, एक ना बड़ा सा फट्टा अपने पास ले जा लेना, है ना, और फट्टा रख देना उस नदी के, मतलब जहाँ जिस भी साइड पे आप बैठे हो आप रख देना फट्टा बीच में, पानी का फ्लो अगर इस तरीके से आ रहा है फट्टा रख देना ऐसे, और देखना कि फ्लो के साथ क्या हो रहा है ना। फ्लो क्या होगा बेसिकली साइडों से, ऑल्दो यहाँ पे कुछ वो कवर करने के लिए नहीं है, तो फ्लो साइडों से निकलना शुरू कर देगा, लेकिन फिर भी एक फ्लक्स क्रिएट होता रहेगा, मतलब आपको लगेगा कि फ्लो यहाँ पे रुक रहा है, बढ़ रहा है, फिर साइडों से निकल जा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉपर रोकने के लिए कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली एफ्लक्स क्या है, यही जो राइज इन वाटर लेवल है ना, इसी को आप एफ्लक्स के रूप में देखते हो कि भैया जब आपने वेयर बना दिया तो जो डैम का अपस्ट्रीम साइड है वहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो क्या हो गया, बढ़ने लग पड़ा, ठीक है ना। फ्लड लेवल क्या हुआ, मैक्सिमम द राइज इन द मैक्सिमम फ्लड लेवल अपस्ट्रीम ऑफ द वेयर विच इज कॉज्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेयर। तो ये जो राइज हुआ पर्टिकुलर फ्लड लेवल में अपस्ट्रीम साइड पे, उसी को क्या बोला जाता है, वो एफ्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एफ्लक्स बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब देखिए वो मैंने एग्जांपल आपको सिर्फ आपकी थोड़ा सा लेमैन्स लैंग्वेज में बताने के लिए बोला, जो एक्चुअल होगा वो तो इस क्वेश्चन में लिखा ही है, ठीक है ना। Next is dash is the number of internal redundant forces in the redundant members in a structure which on removal makes the structure analyzable। तो वो क्या बोल रहा है, इनमें से किसको मतलब dash is number of internal redundant forces in the redundant members in the structure which on removal makes the structure analyzable। तो मतलब मैं इसको उसको क्या बोलते हैं जिससे क्या हो जाए, स्ट्रक्चर आपका एनालाइज हो जाए, ठीक है ना। उसने बोला है, अच्छा पहले देखते हैं, क्या टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इज द नंबर ऑफ इंटरनल रिडंडेंट फोर्सेस इन द रिडंडेंट मेंबर्स इन अ स्ट्रक्चर, जिसको कि हटाने से आपका स्ट्रक्चर एनालाइज किया जा सकता है, नहीं, ठीक है ना। क्या आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। अच्छा पहले ना एक कुछ बच्चों को स्टेटमेंट में भी डाउट होगा, उनके लिए मैं आपको बता दूं, बेसिकली क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा आपको वो नंबर देता है रिडंडेंट फोर्सेस का, इनमें से कौन सा आपको रिडंडेंट फोर्सेस का नंबर दे रहा है जो कि रिडंडेंट मेंबर्स के फोर्सेस हैं, या फिर मैं बोलूँ इनमें से कौन सी जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन
आपको रिडंडेंट मेंबर के रिडंडेंट फोर्सेस का नंबर दे रहा है जिनको कि अगर हटा दिया जाए तो आपका स्ट्रक्चर को इजीली एनालाइज किया जा सकता है। ये इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है बेसिकली। तो क्या वो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है? नहीं। क्या वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है? नहीं। क्या वो आपका एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसने इंटरनल रिडंडेंट फोर्सेस पूछे हैं जो कि रिडंडेंट मेंबर्स में हैं, है ना। तो वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है, मतलब थोड़ा पढ़ने में, ऐसे तो कंफ्यूजिंग तो कुछ है नहीं उसमें, ठीक है ना, अदरवाइज तो ठीक है, वो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जेंट हेडवर्क। डाइवर्जेंट हेडवर्क बेसिकली ठीक है ना, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, फिश लैडर इज द कंपोनेंट फॉर श्योर, पियर प्रॉपर भी कंपोनेंट होता है, अंडर स्लूसेस भी होते हैं, पर अबटमेंट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाइवर्जेंट हेडवर्क। तो ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next is, in the context of network analysis, any portion of a project which consumes time or resources and has a definite beginning and end, उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क एनालिसिस में अगर प्रोजेक्ट का कोई भी फेज है जिसके पास अपनी एक बिगनिंग और एंड होता है, तो उसको देखिए, ये आपका इवेंट 1, ये इवेंट 2। इवेंट 1 से इवेंट 2 तक पहुंचने के लिए जो बीच में काम हुआ, इसी को तो एक्टिविटी बोला जाता है। इसी को तो क्या बोला जाता है? एक्टिविटी बोला जाता है। इवेंट 1 से इवेंट 2 तक पहुंचने के लिए बीच में जो काम हुआ, उसी को एक्टिविटी बोल रहे हो आप, है ना। तो वो यही पूछ रहे हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क एनालिसिस, कोई भी पोर्शन जो है प्रोजेक्ट का जो टाइम कंज्यूम कर रहा है, एक्टिविटी टाइम कंज्यूम करती है, बिल्कुल करती है, और रिसोर्सेज भी कंज्यूम करती है, एंड हैज़ अ डेफिनेट बिगनिंग, मतलब बिगनिंग भी है, देखो यहाँ से शुरू हो रही है, एंड एंडिंग भी है प्रॉपर, तो उसको क्या बोला जाता है? एक्टिविटी ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्टिविटी बोला जाता है। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज नॉट रिलेटेड विद द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। देखिए, इसने पूछा है नॉट रिलेटेड विद, तो पहले रिलेटेड विद देख लेते हैं। क्या इवेपोरेशन रिलेट करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से? बिल्कुल करता है। क्या डीपर्कोलेशन रिलेटेड होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से? बिल्कुल होता है। तो मतलब ये तो होते हैं, लेकिन ऑप्शन में उसने पूछा है नहीं, कौन से नहीं होते? ये दोनों तो होते हैं। तो भैया इन दोनों में से तो कोई भी मतलब नहीं वाले कैटेगरी में नहीं है, तो नहीं पूछा था, इसीलिए आंसर नाइदर ए नॉर बी होगा, क्योंकि ये दोनों तो होते हैं। ठीक है ना, नाइदर ए नॉर बी, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456/2000 in case of continuous slab, if the width of the support is less than 1/12 of the clear span, the effective span shall be। अच्छा, जो ये इफेक्टिव स्पैन हम लोग निकालते हैं, है ना, ये जो हम इफेक्टिव स्पैन निकालते हैं, या तो हम कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स। ये आपका सपोर्ट 1 था, ये सपोर्ट 2 था। द डिस्टेंस बिटवीन इफेक्टिव लेंथ इज, ये तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर लेंथ, हाँ इफेक्टिव स्पैन ही बोला है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट्स, तो एक तो वो उस तरीके से, अगर आप ये सपोर्ट का सेंटर टू सेंटर नहीं लेते हो तो उस केस में क्या हो जाता है? क्लियर स्पैन, दिस इज योर क्लियर स्पैन प्लस, देखो या तो ये कर लेते हैं या क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ कर लेते हैं। ठीक है ना, अब इन दोनों में से मतलब क्लियर स्पैन प्लस डी या फिर क्लियर स्पैन प्लस BW, बेसिकली ये विड्थ ऑफ सपोर्ट कर दिया। मैंने क्या बोला? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट्स ना, तो मतलब ये हाफ ऑफ BW इधर से आ जाता है, हाफ ऑफ BW इधर से आ जाता है, तो BW/2 प्लस BW/2 इज इक्वल टू BW। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली BW लिख दिया कि जो सपोर्ट का विड्थ है आपका, है ना। तो इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होती है वही आपका क्या हो जाती है? इफेक्टिव स्पैन हो जाती है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों में से कुछ दिख रहा है तो वही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन ए, देखिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट प्लस द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है ना। अच्छा, ये आंसर हो सकता है हमारा? बताइए बताइए। नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसने बोला है विच एवर इज ग्रेटर।
है ना, मैंने वहाँ पे लिखा है विच एवर इज मिनिमम। दूसरा पढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सपोर्ट, ठीक है, और द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब विच एवर इज स्मॉलर। हाँ, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इवेंट विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, उसको क्या बोला जाता है। देखिए, ये इवेंट 1 था और ये आपका इवेंट 2 था, और यहाँ पे ये आपकी एक्टिविटी हो रही थी, एक्टिविटी हो रही थी यहाँ पे, है ना। वो इवेंट विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी की बिगिनिंग यहाँ से हो रही है, तो इस इवेंट को क्या बोला जाएगा, टेल इवेंट बोला जाएगा, क्योंकि टेल एंड पे हो रहा है ना ये एक्टिविटी के, तो ये टेल इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टेल इवेंट। सो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। Next is, as per IS 456/2000, the minimum spacing of shear reinforcement measured along the axis of the member shall not exceed। देखो, मिनिमम स्पेसिंग बोली है उसने shear reinforcement की, which is measured along the axis of the member, it shall not exceed। आपने पढ़ा होगा 0.75 D और 300 mm, whichever is मिनिमम, ऐसा करके कुछ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर 300 mm तो नहीं है, बट हाँ 0.75 D ज़रूर है, तो 0.75 D वुड बी द आंसर। ये कोडल प्रोविजंस में से है आरसीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। देखिए, इनर्शियल अपॉन प्रेशर, ये कौन सा नंबर होता है, ये होता है आपका यूलर्स नंबर। कौन सा होता है, यूलर नंबर होता है, ठीक है। इनर्शियल अपॉन प्रेशर आपका यूलर नंबर होता है, इनर्शियल अपॉन विस्कस आपका बेसिक रेनॉल्ड्स नंबर, देन इनर्शियल अपॉन ग्रेविटी फ्रॉड्स नंबर, है ना, इस तरीके से पढ़ा होगा आपने। तो इनर्शियल अपॉन प्रेशर पूछा है, तो यहाँ पे आपका यूलर नंबर वुड बी द आंसर, ठीक है। अगर इनर्शियल अपॉन इलास्टिक फोर्स आ जाता है तो फिर वो वेबर नंबर, ऐसा कुछ भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टॉक्सिक गैस, बिल्कुल सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक नेचुरल गैस, कोल और वुड आर इनकम्प्लीटली बर्न्ड, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने पढ़ा होगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिंग सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम होता है, रेडियल सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम होता है, डेड सिस्टम होता है, डेड एंड सिस्टम होता है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो रेडियल और रिंग दोनों ही सिस्टम होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ऑफ लो ग्रेविटी डैम इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ये जो इससे न्यूमेरिकल आ रहे हैं भैया, तो सब लोग SJVNL वालों, BPSC वालों और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ना, सब बिल्कुल कुर्सी की पेटियां बांध के बैठ जाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई कैन बेट इससे न्यूमेरिकल उठ के आएगा, फॉर श्योर आएगा किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्या होता है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू F अपॉन गामा W SC प्लस 1। हम यूजुअली माइनस ही कर देते हैं, देखो मैं भी लिखते लिखते माइनस ही लिख रही थी, आप भी देखना, आपको माइनस ही याद रह जाएगा, प्लस याद ही नहीं रहेगा। दिस इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर, दिस इज द अगेन G होता है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है कंक्रीट की। अगेन यहाँ पे अच्छा लिखा हुआ भी है उन्होंने, F इज द प्रिंसिपल स्ट्रेस नियर द टो, SC इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट एंड गामा W इज द यूनिट वेट। तो ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इससे न्यूमेरिकल उठ के आते हैं। नेक्स्ट इज, वेजिटेशन सेंड अ पोर्शन of the water from under the ground surface back to the atmosphere through the process of, देखो वेजिटेशन पानी को पहुंचा रही है वापस एटमॉस्फेयर में, तो आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा ना, ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं बता रहा है, खुद सोचो। ट्रांसपिरेशन में तो ऐसा होता है कि वेजिटेशन से पानी इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में जाता है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन रोड कांग्रेस। IRC was formed in 1958, नहीं 1934 में हुआ था। It was constituted to provide a forum for regular pooling, construction and maintenance of road, बिल्कुल सही, ये तो सही है, सॉरी ये बिल्कुल सही है। So option B is the answer for this question, ठीक है, option B is the answer. Next is, in the context, कुछ छूटा तो नहीं,
In the context of pile drawing, if a hammer is raised by a winch and allowed to fall by gravity on the top of pile, it is called, इसको बोला जाता है बेटा ड्रॉप हैमर. क्या बोला जाता है? ड्रॉप हैमर बोला जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज, अच्छा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो दीज आर द PYQs फ्रॉम SJVNL. जितने भी बच्चे ये सोच रहे थे कि अरे मैम बहुत पेपर कंफ्यूजिंग आ रखा था, हम पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे पेपर टारगेट करने हैं, तो लिसन वन थिंग. क्या होता है ना, डर हमारे मन में होता है, बस बाहर कहीं डर नहीं है. डर सिर्फ आपके माइंड में है, आपके ब्रेन में है. जिस दिन आपने अपने आप को ये समझा लिया ना कि नथिंग इज टफ, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, ट्रस्ट मी. सिर्फ आपके जो ब्रेन का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, डर वाला कि नहीं यार ये तो बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, यही आपको पीछे खींच रहा है. सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस ही आपके मकाम तक लेके जाएगी फॉर श्योर. एंड ट्रस्ट मी, हम आपको आपका सिलेक्शन फॉर श्योर दिला के रहेंगे. अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो फॉर श्योर वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग बेस्ट ऑफ द MCQs टू यू, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अब चल रहे हैं, पूछे जा रहे हैं. एंड बहुत जल्दी हम मिसलेनियस का सेशन भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे. कुछ बच्चे पॉइंटिंग के क्वेश्चंस पूछ रहे थे सेशन के बाद, फॉर श्योर वो क्वेश्चंस भी अभी आएंगे बेटा, इट विल टेक टाइम. ठीक है ना, वो MCQ सेशन भी हम लोग लेके आ रहे हैं धीरे धीरे. सो वट एवर वी आर गिविंग, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. थैंक यू.